नमस्कार, आप देख रहे हैं दागी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। आज हम बड़नगर विधानसभा में उपस्थित है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है और हमारे साथ में प्रकाश उपस्थित है जो कि विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से। हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, क्योंकि ये पहले बीजेपी से रहे हैं, बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिलने का क्या कारण रहा, ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पर। और आप जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, मतलब किस प्रकार से आपकी रणनीति रही कि आप मैदान में उतरे निर्दलीय? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर आप मेरे पास आए हैं और इस बात को पूछ रहे हैं कि निर्दलीय लड़ने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये है कि पहली बार आपने बोला है कि आप भाजपा से रहे हैं, तो मैं पूर्व में सरपंच रहा हूँ और एक समाज सेवी रहा हूँ। और समाज सेवा में मैं शहीदों की जो कोई चिंता फिक्र नहीं करता, उन शहीदों के लिए मैं काम करता था और शहीद के परिवार के लिए काम कर रहा था। लेकिन अंतोगत्वा जब ये निर्णय हुआ यहाँ बड़नगर विधानसभा का, तो यहाँ परिवारवाद हावी, जिसको हम बोलते हैं राजा का बेटा राजा बनता है। तो इसी चीज़ को लेकर मन में एक बार बार प्रश्न उठ रहा था कि लोकतंत्र में राजतंत्र हावी क्यों। देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए और हम बोलते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो क्या जो आम व्यक्ति है वो केवल झंडा बैनर उठाएंगे, दरी बिस्तर बिठाएंगे, ये मेरे मन में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और इसका मैंने खुलकर विरोध किया और उसी को लेके मैंने निर्णय लिया कि मुझे समाज में आगे आना चाहिए। और लोगों के भी भाव थे, बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैंने निर्णय लिया कि अब अपने को चुनाव लड़ना है। जैसे कि आपने बात कही बीच में राजा का बेटा राजा, तो अब बड़नगर विधानसभा में ऐसी कौन से पर्सन है जिनके बारे में आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आप ज़रूर बताइए उसे। जी, मैं राजा का बेटा अब राजा, तो अभी जिसको टिकट मिली है, इनके पिताजी पूर्व में 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 में भी इनकी क्लियर हो चुकी थी, विरोध हुआ, इनकी टिकट कटी, फिर 2023 में पुनः इनको हुआ। तो ये है कि भाई एक ही परिवार को बार बार क्यों, यहाँ इतनी कास्ट हैं, इतने लोग रहते हैं, इतने कार्यकर्ता हैं जिनकी पीढ़ियाँ खप गई भारतीय जनता पार्टी या काम करते करते उनके, तो उनको क्यों मौका नहीं मिलता है। आप नाम ज़रूर बताएं क्योंकि जनता को पता तो चले कि आप किन की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए अच्छी बात कही आपने। मैं उदय सिंह जी पंड्या की बात कर रहा हूँ और जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह पंड्या, उनके पिताजी को 6 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और केवल बड़नगर विधानसभा नहीं, मैं मध्य प्रदेश की 33% विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध सिस्टम से है, जो सिस्टम प्रदेश में बना रखा है। एक तरफ लाल किले से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम वंशवाद को मिटा, और वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में कई नेता ऐसे हैं कि जो बार बार वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा पार्टी से है कि भाई पार्टी में ऐसा क्यों। मतलब आपने ना तो टिकट के लिए ना आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ आपका ये है कि आपने वंशवाद को लेकर क्यों आगे बढ़ाया, आपका ये ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको टिकट दिया जाए? नहीं, मैंने ना तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल बड़नगर से मंडल कमंडल से लेकर दिल्ली तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रकाश गौड़ ने टिकट के लिए डिमांड करी। लेकिन बात यही है, बार बार वही मेरे मन में वही बात आती है कि वंशवाद और दूसरी महंगी राजनीति, ये राजनीति आज की तारीख में इतनी महंगी बना दी कि जिसके पास खोखा में पेमेंट हो, करोड़ों में पेमेंट हो, वही राजनीति कर सकता है। तो आम जनता या एक सामान्य किसान का बेटा या एक गरीब का बेटा जिसका बहुत अच्छा जनाधार हो, वो चुनाव लड़ने की कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि जब बात आती है क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो क्या देखते हैं वो, अगर पार्टी के लोग 4-4 सर्वे करवाते हैं, 5-5 सर्वे करवाते हैं, और सर्वे के होने के बाद भी नाम उन्हीं का जाता है जिनके पास पेमेंट होता है और जिनके पिताजी राजनीति में पहले से रह चुके, उन्हीं का नाम जाता है। तो आम नागरिक क्या करेगा, ये मेरा प्रमुख विरोध था। जैसे आपने निर्दलीय प्रत्याशी आप बड़नगर विधानसभा में उतरे, जनता का कितना आपको समर्थन मिला कि आपने ये बिल्कुल निर्णय किया कि अब तो उतरना ही पड़ेगा मैदान में? जनता का तो अपार समर्थन मिला। पहले तो फ़ोन पे मेरे पास बहुत कॉल आए, फिर जिस कास्ट में मैं आता हूँ उस मेरी कास्ट जो माली समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए और हम बैक साइड से आपको पूरा
ताकत है आपको खुल के सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ अदर कास्ट, जब मैं समरस भाव का काम करता था तो इसमें दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित लोग जो भी थे उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। और आपने देखा होगा जब मैं प्रचार के लिए निकला हूं तो मेरे साथ जनाधार इतना ज़बरदस्त था, प्रचार में मेरे साथ हज़ारों लोग की संख्या चल रही थी। तो ये मुझे लग रहा था कि ये इनके मन की पीड़ा है और ये पीड़ा कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट कर रही है। और ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और मेरे कई चैनलों पर इंटरव्यू भी हुआ, तो मैंने उन सब में एक ही बात कही है कि मैं केवल एक जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं दलित, शोषित, पिछड़े, जिनको आज दिन तक मौका नहीं दिया गया। बड़नगर विधानसभा में पूर्व में शांतिलाल जी धवाई जो पूर्व विधायक रहे, उनको भी टिकट कभी दिया नहीं था पार्टी ने, वो भी छीन के लाए थे। 2 बार के विधायक रहे और अब आज़ादी से लगाकर अब तक देखे हैं तो ओबीसी के केवल एक बार दवाई जी जो छीन के लाए थे वही मौका था, उसके बाद अभी तक किसी को मौका नहीं दिया। तो ये ऐसा जो हो रहा है पार्टी में, ये सोचते हैं कि हम किसी को भी सिंबल दे देंगे और वो जीत के आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत धारणा है। और ये धारणा है भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस पार्टी भी, कोई भी पार्टी हो, पार्टी में ऐसी धारणा बन गई कि हम नेता के बेटे को अगर टिकट देंगे तो वो जीत के आ जाएगा। ये गलत है, ये अब बहुत हो चुका है, इस मिथ्या को तोड़ना है। इस प्रकार से आपने निर्णय लिया है। अब जैसे कि 3 दिसंबर का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा और मुझे ये पूछना है आपसे कि जिस प्रकार से अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या ऐसी रणनीति रहेगी कि जनता ने जैसा समर्थन दिया है आपको, आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे विशेष में, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो आपको कैसे क्या सपोर्ट मिलेगा, आप कैसे क्या कार्य करेंगे, ये जानना चाहूँगी। देखिए, मुझे बेसब्री से इंतज़ार मुझसे ज़्यादा तो मेरे कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने मुझे बहुत ताकत से मुझे वोट किया है और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने वोट किया है मैं जीत के आ रहा हूँ। और मैं आता हूँ तो पहला बदलाव तो ये है कि समाज में एक बहुत बड़ी एक कुरीति है जातिवाद को लेके, उसको कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि ये जात की जो प्रक्रिया है बनी है इसको हम कम करें। हम जब चुनावी माहौल जब आता है तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, पर वो हिंदू चुनावी माहौल में क्यों याद आता है? अब जब हमारा कई दलित बेटे हैं, ऐसे कई गांवों में ऐसा है कि आज भी वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसका कारण क्या है? आप भी के जातिवाद मतलब कूट कूट के भरी हुई, आज लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो जिनको हम क्षुद्र मानते हैं, दरिद्र मानते हैं और दलित मानते हैं, वो लोग भी इसी देश में रहते हैं। उनको आज आज़ादी के 75 साल हो गए और आज भी उनको वही ज़िंदगी जीना पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि उनको बराबर का मौका मिले, कोई एक संगत में बैठे और हम बराबर का दर्जा अगर हिंदू मानते हैं तो उनके लिए मंदिर के दरवाजे खुलने चाहिए, उनके लिए धर्मशाला के दरवाजे खुलना चाहिए और उनको हर वो प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए जिस प्रकार से हम जीते हैं। और अगर मैं आया हूँ तो पहली बात, जो बड़नगर की प्रमुख समस्या है पानी की, आज यहाँ एक दिन छोड़कर पानी मिलता है और नर्मदा का पानी हमारे बदनावर में भी, बदनावर विधानसभा पास में लगती है, उसमें भी पानी आ चुका है, देपालपुर विधानसभा वहाँ भी पानी आ चुका है। बड़नगर एक ऐसी तहसील रह चुकी है, यहाँ अभी तक पानी नहीं आया नर्मदा का, तो पहली प्राथमिकता में यहाँ पानी आए। वो पानी आने से यहाँ के किसान समृद्ध होंगे और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो खेत सड़क योजना की। आज मनरेगा के माध्यम से जो रोड बनने चाहिए थे वो आज दिन तक नहीं बन पाए, किसान बहुत में है। यहाँ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो उसके लिए भी उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके ट्रांसफार्मर लगता है। तो ये बहुत खतरनाक काम है। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता की हालत इस प्रकार की है, तो यूँ समझ लीजिए कि अन्नदाता यहाँ खुश नहीं है। तो अन्नदाता के लिए पहली प्राथमिकता होती है कि वो, आज आधुनिक युग है, वो अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से खेत पर जाए और अपने जो दैनिक काम है वो करे और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर घर आए। तो उनके लिए बहुत प्राथमिकता से सुविधा देने की कोशिश करूँगा मैं। जी बिल्कुल, जैसे आपसे जान के हमें खुशी हुई कि आप जनता के लिए इस प्रकार से सोच रहे हैं। मैं आपसे आगे और ये जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से आपने बात कही कि अगर मैं आता हूँ तो मैं जनता के लिए इस प्रकार से काम करूँगा, पर जैसे कि मान लीजिए आप जीत जाते हैं, पार्टी का भी एक अपना एक कार्यनीति होती है कि वो फोर्स करते हैं, क्योंकि जीते हुए पर्सन को पार्टी एक अपनी टीम में लेना चाहती है। अगर आपके पास ऐसा मौका अगर आया तो क्या करेंगे? आप समर्थन देंगे या फिर भी आप निर्दलीय रूप में ही रहेंगे जनता के साथ? देखिए, मेरे समर्थक बहुत सारे लोग हैं, मैं स्वयं डिसीजन नहीं लूँगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे समर्थकों से मैं विश्वास में लेके उनको बात करूँगा और वो क्या
उस पर हम विचार करेंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अगर मैं जीत के आया हूँ और किसी पार्टी ने दबाव बनाया तो मैं सीधा उनके पास चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी मेरे समर्थक लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे वो क्या कहते हैं और उनके कहने पर ही डिसीजन होगा। और बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसको सबको साथ में लेके ही करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने देखा अभी हमें कि हमने प्रकाश जी गौड़ से बात करी, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बड़नगर से, उन्हें भी बेसब्री से 3 दिसंबर का इंतजार है और उनकी समर्थित जो जनता है, उन्होंने जिन्हें सपोर्ट किया है इनको, उनको भी बेसब्री से इंतजार है। हमें भी इंतजार रहेगा कि 3 दिसंबर को जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, इनके पक्ष में हो या किसी के भी पक्ष में। हम यही कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहे वो सभी के लिए अच्छा हो। आपने इनको सुना हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद।